हेलो शिक्षक साथियों, अभी आप लोग देख रहे हैं एडू सक्सेस पब चैनल। और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित सक्षमता परीक्षा के लिए, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के लिए जो 2.0 बीपीएससी परीक्षा होने वाली है सेकंड, और बिहार एसएससी के लिए, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गणित के। और ये गणित के जो प्रश्न हैं ये छोटे हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और काफ़ी टेक्निक के साथ बताया जाएगा। ये तो अभी वर्ड प्रॉब्लम है, शॉर्ट में है, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम के टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे बेहतर क्वेश्चन और भी लेके आने वाला है। और ये बहुत अच्छा है, ये आप कहीं से भी किसी भी एंगल से किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। चलिए हम लोग अभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक बिल्कुल जो एक वर्ड में आंसर हो वैसा क्वेश्चन को तैयार किए हैं। बाकी जो कुछ लॉन्ग है इसको सॉल्व करके बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको बोर्ड पर आना पड़ेगा, और बोर्ड के लिए हम तैयार हो रहे हैं और हो गए हैं। और आप सबों के लिए जहाँ तक जो भी हम कुछ भी तैयार कर रहे हैं वो सब आपसे शेयर करेंगे, ये 100% आपसे वादा रहा। और आगे आप लोग हमें अगर लाइक करके सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ाने का एक सहयोग देने का कष्ट करेंगे तो और भी उत्तम होगा, और भी हम आप लोग से शेयर करते रहेंगे। आने वाला समय में जितने भी कंपटीशन है सारे के क्वेश्चन बनेगा, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। तो आपका सहयोग चाहिए, आपका सिर्फ आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे और शेयर करेंगे तो चलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे छोटी, ऐसे लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? आप मैसेज करेंगे, बताइए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल खोज लिए होंगे, इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 2। अब आप लोग सोचेंगे कि 1 क्यों नहीं होगा? 1 यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो। 2 मतलब 2 का गुणनखंड देखिए, 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 2। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 3। 2 गुणनखंड हो 2, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब भाज्य किसको कहेंगे? जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। 2 से अधिक हो, 2 से अधिक जिसका होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए 4, ठीक है, इसका गुणनखंडों की संख्या 1, 2 और 4 है। देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंडों की संख्या है, ये भाज्य संख्या हो गया। और 1 के पास क्या है? 1 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 1 ही होता है, इसीलिए इसको न तो भाज्य में रखा गया है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाय क्या है? पाय परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है। तो आप लोग जानते हैं कि पाय, पहले जान लीजिए क्या है। पाय क्या है? वृत्त की परिधि, ये घेरा परिधि को बोलते हैं, और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाय कहते हैं। यानी C यानी कि आपका परिधि, वृत्त का परिधि, और D से डायमीटर यानी व्यास, इस रेशियो को ही हम लोग पाई कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है कितना? पाई का 22/7। तो ऐसे तो पता चलता है कि ये परिमेय है, लेकिन नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लगभग का मान है, मान लिया गया है, लेकिन इसकी औशांत दशमलव में आता है, ये भाग लगते ही रहता है, लगते ही रहता है, और इसलिए यह क्या है? इसको माना गया अपरिमेय संख्या में रखा गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लगातार 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो आपको प्राकृत संख्या मतलब क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से जोड़ते 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 चले जाएंगे, और 100 तक का योगफल कितना होगा? बहुत, अगर इसको जोड़ना शुरू करें तो बहुत टाइम लग जाए, नहीं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका एक फार्मूला याद रखिए, इसका एक टेक्निक याद रखिए कि जब प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल n × n + 1, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर /2।
इस फार्मूला पर आप तोड़ लीजिए। अब आप इसको तोड़ते जैसे हैं तो जैसे 100 तक का योगफल कर रहा है, 50 तक का कहे तो 50 यहाँ n की जगह 50 हो जाएगा, और 100 तक का कहेगा तो n की जगह 100 हो जाएगा। यहाँ जैसे 100 तक का कहा, 100 इंटू 100, यहाँ पर 100 रखेंगे इसके जगह पर, 100 प्लस 1 101, 101 101 बाय 2। तो ये अगर 2 से कटा देते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है 50। तो 50 इंटू 100 क्या होगा, 50 इंटू 100, तो 50 इंटू 101, यानी 101 गुना 50, तो कितना हो जाएगा 50 और 50, यानी कि कितना हो जाएगा 5050। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन आपके सामने है, ख नंबर होगा। ओके, समझ रहे हैं। ये सब फॉर्मूला आप जरूर लिख लेंगे कि एक लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है। तो ये फार्मूला अगर आप लिख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी सवाल हो, 1 से 50 तक का जोड़ कह दे, 1 से 20 तक का जोड़ कह दे, तो वो आप निकाल पाएंगे। सीधा n इंटू n प्लस 1 कर देंगे, बाय 2 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि 1 से 20 तक का योगफल लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 50 तक का, इस तरह से सब इस पर बन जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या, ये चीज देखिए, अभी हम लोग पहला क्वेश्चन भी इस तरह का देखिए, कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 31 है, कौन है? तो आप अगर इसको देख पा रहे हैं, अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन से जोड़ करके समझ रहे हैं, तो आपको पहले ही नंबर में बता दिया गया था कि 1 क्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है ना। पहले ही बता दिया गया था कि पहले क्वेश्चन में याद कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है, तो अभाज्य क्या है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। जबकि सम और विषम, यानी कि एक विषम में आ जाएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। ठीक है। 2, 4, 0, 8, 10 और 15 का माध्य क्या होगा? माध्य बराबर आप क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। माध्य बराबर क्या होता है? बेस्ट सब क्वेश्चन लेके आएंगे बोर्ड पर, तो और भी मजा आ जाएगा। और बोर्ड पर जब क्लास होगी तो और बहुत ही मज़ेदार क्लास होगा। 8, 10 प्लस 15, 15 बटे कितना संख्या, केटू संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। सभी संख्याओं का योगफल सबको जोड़ देंगे, 2 को, 4 को, 0 को, 8 को, 10 को, 15 को, सबको जोड़ेंगे। बोलिए कितना हुआ जोड़, आप जोड़िए जल्दी से। जोड़ लिए क्या? देखिए 8, 2, 10, 20, 10, 30, 35, यानी 4, 39 लगता हो गया नहीं। देख लीजिए भाई कितना होता है जोड़ करके। तो आप अगर 39 हो गया तो फिर आप इसको भाग दे दीजिए। और कितने संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, 6 से भाग दीजिए। 3 से 3 दूनी 6 और 3 जा, यानी कि 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6.5। लगता है पहला नंबर यहाँ आ रहा है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी है, कितनी होती है, कितना होता है भाई? द्विघात का मतलब होता है जिस बहुपद का, है ना। द्विघात का आपको ये भी आपको जानना चाहिए, जिसका कि घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ये इसका जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ये पावर इस पर कितना है, x पर पावर कितना है जी, 2 है ना।
तो इस पर कितना है 2 पावर यानी ए एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, आप ध्यान दीजिए कि ए एक्स पर पावर कितना है यहाँ पर 2 पावर हो जाए तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसके मूलों की भी संख्या कितनी होगी, उसके मूलों की संख्या भी 2 होगी, इसके मूलों की संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। अगर त्रिघातीय बहुपद है, मान लीजिए त्रिघातीय बहुपद है किसी भी तरह का, इस तरह से कुछ भी है त्रिघातीय बहुपद है, जिस बहुपद का घात 3 हो उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और जो बड़ा घात है इस बहुपद का कहेगा क्या घात है, इस बहुपद का पावर क्या है। तो पावर आपको जो जानना है इस बहुपद का पावर क्या है, जो सबसे बड़ा पावर होगा। कितना पावर है इसका 3 पावर है, तो इस बहुपद का पावर 3 है। तो और जितना पावर, बस याद रखिए जितना पावर रहेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। अगर त्रिघातीय में कहेगा तो 3 होगा, द्विघातीय में कहेगा तो कितना होगा 2 होगा। द्विघातीय में मूलों की संख्या, शून्यकों की संख्या, मूलों या शून्यकों की संख्या कितनी होगी, द्विघातीय का 2, त्रिघातीय का कितना होगा 3। ओके, एक घातीय बहुपद क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक घातीय जिस बहुपद का जैसे है, एक घातीय है x + 2, ये भी क्या है भाई एक घातीय है। ठीक है, x + 2y = कुछ भी मान लीजिए, तो ये भी क्या है एक घातीय है। इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, इसीलिए इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घन में कितने कर किनारा होते हैं, घन में कितने किनारा होते हैं बताइए आप लोग। 10 होता है, 8 होता है, 12 होता है, कितना होता है। घन है, घन समझ रहे हैं, ये घन आपका बनाते हैं हम, ये घन है, ये क्या है घन है। इसमें देखिए किनारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर हो जाएगा 11 और एक छूट गया, कोई लग रहा है इधर वाला। अच्छा 11 1 12 किनारा होता है। आप लोग ईटा से या और कुछ भी गिनेंगे तो पता चल जाएगा आपको कितना होता है, 12 किनारा है इसमें, 12 किनारा होता है। ओके, तो घन या घनाभ में क्या होगा, घनाभ क्या होगा, यहाँ घनाभ पूछा गया था। तो घन और घनाभ में अंतर है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो जाएगा। ये होगा फिगर इसका, ये घनाभ है और ये घनाभ हुआ, और ये जो हम बनाए थे पहले वो घन था। ओके, दोनों में 12 किनारा होता है। ठीक है, और ये भी पूछा शीर्ष कितना होता है बताइए। शीर्ष अगर इसमें आपको पूछा जाए, आपको चूंकि घन पढ़ा अगर जान रहे हैं तो इसकी बात चर्चा हो रही है हम सबों के बीच, सभी शिक्षक साथी इस पर ध्यान देंगे। और अगर ये घन है तो कितना किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष है, कोना जिसको बोलते हैं। कितना कोना, ये जो है 8 शीर्ष है, किनारा 12 है। अच्छा, अब फलक कितने हैं, फलक भी पूछा सकता है, यानी सतह कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फलक हैं। कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कितने फलक होते हैं घर में। अब छग्गा में 6 फलक होता है ना, तो 6 फलक होते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल समझदार हैं और समझ रहे होंगे सभी शिक्षक साथी और भावी शिक्षक हमारे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए भुजा वाले घन का विकर्ण क्या होगा, ए भुजा वाले घन का विकर्ण क्या होगा। घन है, इसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, ये घन है, तो आप लोग ये देखेंगे कि ये वर्ग है और ये घन है, सॉरी ये घन है, इसका विकर्ण, यानी आप रूम देखिए इसको, इसे पता नहीं चल पाएगा यहाँ से। रूम में जो एक कोना से 2 कोना, सबसे बड़ा रॉड जो आ सकता है रूम में, ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रॉड कितना बड़ा आएगा। एक घनाकार रूम है उसमें कितना बड़ा रॉड रखा जा सकता है। तो यह घन या घनाभ का जो किनारा होगा, ये विकर्ण होगा, सॉरी घन या घनाभ का। तो अगर घन है तो विकर्ण बराबर होता है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं दोनों का और इसी पर हम लोग बैठा लेंगे, हो जाएगा। देखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है, ये घनाभ के लिए लिख रहे हैं घनाभ। ठीक है, L स्क्वायर यानी लंबाई स्क्वायर, B स्क्वायर यानी चौड़ाई स्क्वायर और H स्क्वायर यानी ऊंचाई स्क्वायर रूट अंडर। तो इसमें अगर आपका कहेगा कि एक घनाभाकार कमरा है, रूम है, उसमें सबसे बड़ा रॉड या छड़ या कोई वस्तु रखा जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो लंबाई दिया रहेगा तो ये बैठा देंगे, चौड़ाई ऊंचाई बैठा करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे,
और जो आंसर आएगा वही आपका रॉड रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है घन के लिए। अब हम लोग घन पर आते हैं। घन में क्या होगा? घन का होता है, आप अगर ए भुजा भी एक ही होता है, चारों भुजा जो है जितना भी सारे के सारे जितने भी किनारे हैं सभी क्या होंगे? समान होते हैं इसमें, ए बी सब टोटल। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जैसे लंब स्क्वायर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई भी समान है, सब कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। तो क्या होगा इसका देखिए, तो 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए है ना, तो √3 ए √3, या इसको लिखते हैं √3a, यानी √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। तो √3 गुना भुजा कहाँ है? ख नंबर में है, √3 गुना भुजा, ए भुजा वाले पहले दे दिया गया है। ओके, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्षेत्रफल में कितने बीमाएं होते हैं? क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई L × B, इसमें 2 बीमा होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक सरल रेखा में कितना बीमा होता है, एक सरल रेखा में कितना बीमा होता है, इसमें सिर्फ लंबाई है तो 1 बीमा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए घन या घनाभ में कितना बीमा है, घन या घनाभ में कितना बीमा है, तो आप कहेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 3 बीमा है, 3 बीमे। और कोई भी वस्तु दुनिया में जो भी वस्तु है सब त्रिबीमीय है, 3 बीमा होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, ये क नंबर ये याद रख लेंगे, πr स्क्वायर होता है। ओके, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, तो तीनों कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो तीनों कोण बराबर होगा तो कितना बढ़ जाएगा? 60, 60 और 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे, ए बी और सी, तीनों कोण को, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे क्या होगा? 180 डिग्री। तो 60, 60, 60, प्रत्येक कोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 18, 180 डिग्री। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। ओके, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। नंबर 13 क्या क्या? 20 डिग्री का पूरक कोण। सबसे पहले ये जान लें पूरक कोण क्या होता है, कि ऐसे आप लोग बिल्कुल समझदार और जानकार भी हैं, तो लेकिन फिर भी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। 20 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा? बिल्कुल, पूरक कोण वैसे दो कोणों को कहते हैं जिसका दो कोणों का योगफल, यानी ये कोण और ये कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। मतलब अगर 20 डिग्री है तो इसमें कितना डिग्री जोड़ दें जो 90 हो जाए? बताइए कितना जोड़ेंगे? 50 जोड़ दें, 60 जोड़ दें, 70 जोड़ दें, क्या जोड़ें? 70 डिग्री जोड़ देते हैं तो कितना पुर जाता है? 90 डिग्री। तो ये कोण, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, वो ये परस्पर, ये एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। ओके ना, ये पूरक कोण कहलाएंगे बिल्कुल। तो 20 डिग्री का क्या होगा? 70 डिग्री। हम लोग देखें कहाँ ऑप्शन में 70 डिग्री, यहाँ है बिल्कुल, ऑप्शन में है दिया हुआ 70 डिग्री। ओके, समझ रहे हैं। और 40 डिग्री का समपूरक, पूरक और समपूरक। समपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल, वहां पर क्या अभी देखें 90 डिग्री, और यहाँ क्या देखेंगे समपूरक में? पूरक में 90 और इसमें 180 डिग्री, यानी जिन दो कोणों का, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाए ताकि मेरा 180 पुर जाए, तो ये 120 होगा, तो हो जाएगा 60 और 120, 60 और 120, 180। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 40 डिग्री का पूछ रहा है, तो 40 डिग्री में कितना जोड़ दें जो कि 180 हो जाए? आप लोग सोचिए कितना जोड़ दें? तो 140 को जोड़ देंगे। 140 अगर जोड़ दें तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स पर आप लोग लिखें और जो भी आंसर आता है उसको देते जाएं। तो 140 कहाँ पर है? गो नंबर में। आंसर क्या है? गो। अब है दो समकोण के बराबर। ठीक है, दो समकोण के बराबर हैं। दो समकोण, एक समकोण किसको बोलते हैं? एक समकोण बराबर होगा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। तो दो समकोण कितना होगा? 9 दूनी 18, 180 डिग्री। तीन समकोण पूछेगा तो कितना होगा? तो आप 90 से गुना कर दीजिए ना, 9 27, 200, यानी तीन समकोण पूछेगा 90 से मल्टीपल करेंगे। दो समकोण पूछेगा 2 से मल्टीपल करेंगे, 90 को गुना करेंगे। तो 2 गुना 90, 9 दूनी 18, 180 डिग्री। यानी अगर दो समकोण कहेगा तो 2 से गुना कर देंगे 90 को। अगर तीन समकोण कहेगा 3 को 90 से गुना करेंगे। किससे करेंगे? 90 को गुना करेंगे। दो समकोण कहेगा तो 2 से 90 को गुना करेंगे। तीन समकोण कहेगा तो 3 को 90 से गुना करेंगे। ओके, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16 में कह रहा है दो लगातार संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। मान के आपको ऐसे समझाते हैं, अगर पूछ दे आपसे 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे, तो इसका आंसर सीधा होगा अनंत। इसका आंसर क्या होगा? अनंत होगा। अनेकों होता है, जैसे आप लोग सोचेंगे, ये आप लोग जानते भी हैं। आप सोचिए 2.2, 2.24, 2.25, इस तरह से अगर लिखते जाएं 2.251, कितनी संख्या आ जाए, अनंत है। इसलिए ये दोनों के बीच, किसी भी संख्या के बीच अगर पूछा जाए कि कितनी परिमेय संख्या होता है, कितना होगा, तो इसका आंसर होगा अनंत होगा। ओके, चलिए यहां पर आप लोग समझ रहे हैं। निम्नलिखित में या निम्न में कौन परिमेय संख्या है? सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है वह संख्या है जो p/q के रूप में हो और q 0 के बराबर न हो, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह का। यानी अगर 2 है तो भी क्या है? परिमेय संख्या है। 2/1 इस रूप में लिख सकते हैं 2 को, इसलिए 2 भी परिमेय संख्या है। 3 भी अगर पूछा जाए 3 क्या है, 3 भी परिमेय संख्या, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये सब है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए 3/0 दे दिया जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या क्या नहीं होता है, पहले इस पर हम लोग और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जो रूट के अंदर हो और पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, है ना, तो उसको ये अपरिमेय होगा। ठीक है। और जो कि आपका जैसे दशमलव में 1.2412411, यानी ये अनावर्ती दशमलव, आवर्ती नहीं, जो रिपीट होते रहेगा वो नहीं होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यदि 1.242424 और यही 24 आ रहा है, आवर्ती है, आवर्ती अशांत है, तो ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा। लेकिन ये अगर ये आ रहा है 11 फिर 24 तो आया, रिपीट तो हो रहा है, बट एक का रिपीटेशन देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ 24 के बाद 1, 24 के बाद यहाँ 2 1, और 24 के बाद यहाँ 3 1 आ गया, फिर इस तरह 4 1 आ रहा है, मतलब कोई निश्चित नहीं है। तो इस तरह के शांत दशमलव को हम लोग, अशांत दशमलव को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। और इस तरह के शांत आवर्ती को हम लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। और ये अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है निकलेगा, तो ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये इसका देख लेते हैं, लग रहा है कि ये परिमेय है। अच्छा देख लेते हैं, देख लीजिए आप लोग। अगर इसका पूरा हम लोग क्या करें, दशमलव उड़ा दें तो यहाँ 10 आएगा, तो और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन √10 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √2 रह गया। तो पी क्यू पूर्णांक संख्या हो, यहाँ पर जब डिफाइंड p/q के रूप में हो, पी क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो ये q पूर्णांक संख्या नहीं है, p तो पूर्णांक संख्या है, बट ये नहीं है। चलिए जल्दीबाजी में तो करना होगा, थोड़ा सा कुछ बात रह जाता है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, कभी न कभी हम उसको पूरा करते हैं। उसमें p/q लिखे, लेकिन आप पूर्णांक संख्या बोलने के लिए छूट गया, नहीं बोल पाया। तो अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार चलें, इस क्वेश्चन पर गौ नंबर क्या होगा? रूट को लगा देते हैं 0.04। अब देखिए तो दशमलव हटा दिए, तो यहाँ नीचे क्या आया? 100 आया। अब देखिए तो नीचे अब रूट के अंदर क्या बच गया? 4/100 हो गया। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। अरे दोनों का वर्गमूल पूरा पूरा हो गया, पूरा पूरा निकल गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या और बटे के रूप में है ही, या नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ओके, ये गो नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 2/0, ये भी क्या है? अभी बताए, अपरिमेय है। ओके, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग आगे की ओर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 सेंटीमीटर, एक चीज याद जरूर रख लीजिए, किलो बोले कि नहीं बोले? पूरा टाइम तो लग रहा है ज़्यादा, हम समझ रहे हैं। किलो हेक्टोडेका मीटर, किलो हेक्टोडेका मीटर। अब इसके नीचे आएगा, फिर से यहाँ से, या इसके नीचे बला लिखते हैं भाई, हाँ, डेसी सेंटी मिली। तो देखिए mm मिलीमीटर, सेंटीमीटर cm लिख दें।
तो किलो किलो हेक्टोडेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो ज्यों ही ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करा, सेंटीमीटर देखिए नीचे ज्यों ही आइएगा तो एक जीरो लगा दीजिएगा, ऊपर ज्यों ही जाइएगा तो उतना अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, ये बोर्ड पर हम क्वेश्चन लेंगे, इस सब पे विस्तार से चर्चा करने की बात है। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं और समझ रहे होंगे। तो कितना होगा 10, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, 10 mm होगा। ओके, क्या होगा 10 mm। समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, एक ही ओर के बढ़ाए गए, है ना, बाह्य कोणों का योगफल, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल पूछ दे, या एक ही ओर, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन हम छोटा करने के लिए नहीं लिखे, एक ही ओर बढ़ाए गए, किसी बहुभुज की एक ही ओर बढ़ाए गए, है ना, बाह्य कोण का योगफल क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या होगा, किसी भी बाह्य कोण का होगा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, कोई भी हो। अब इसमें क्या होगा 360, यहाँ तक कि पंचभुज में पूछ दे, ये क्या है, ये षष्ठभुज हुआ, ये पंचभुज हुआ, किसी भी तरह से एक तरफ से बढ़ाए गए, है ना, बहुभुजों का बाह्य कोणों का योगफल, ये जान लीजिए। कोई भी पंचभुज भी पूछ दे, षष्ठभुज भी पूछ दे कि उसमें बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो इसमें सबका कितना होगा 360 डिग्री। पूर्ण कोण कितना होता है, अगर एक बिंदु पर चारों तरफ कितना कोण होता है, ये भी 360 डिग्री होता है, वहां पर मत जाइएगा। लेकिन ये चीज देख लीजिए कि कोई भी बहुभुज होता है, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, है ना, अष्टभुज हो, जो भी हो, लेकिन बाह्य कोणों का, उसके बाह्य कोण जो बनेगा उसका योगफल कितना होगा 360 डिग्री होगा, है ना। ये इसका नाम संपूर्ण कोण भी है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है और रीजनिंग बेस्ड है। देखिए तो अगली संख्या क्या होगी, इस जगह व्हाट है, मान लीजिए क्या है, 4 है, 3 7, 3 10, 3 13, 3 कितना होना चाहिए, 3 13 3 16, ख नंबर आंसर होगा इसका, है ना। ये रीजनिंग बेस्ड है। अभी तुरंत आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, अभी जस्ट इसके साथ ही कुछ क्षण के बाद आप लोगों के पास एक रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन, लेकिन बहुत मज़ेदार है, सच में बहुत मज़ेदार है। आप वो रीजनिंग जरूर देखेंगे और वो बीपीएससी शिक्षक के लिए, सक्षमता परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 10 ही क्वेश्चन लेके आए हैं रीजनिंग का, लेकिन बहुत मज़ेदार है। ठीक है, आप बने रहेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आने वाला है वो बहुत बेहतर है।